कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। वो तमाम लोग जो जिम्मेदारान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बन गई और ये खूने गरीबा था, बस रिज़्क़े खाक हुआ और हम भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सानहा पिम्स की इंक्वायरी के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से एक कमेटी बनाई जा चुकी है। ये कमेटी जो है काम कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कमेटी काम कर रही है? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ और भी कमेटियाँ बनाई गई हैं। तो सानहा एक है, इंक्वायरी कमेटियाँ 3 हैं, नतीजा क्या निकलेगा? और सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनको सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, वज़ीर सेहत, लोग कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? उनके अपने ही साथी जो हैं पार्लियामेंटेरियंस मुतालबा कर रहे हैं, और कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन की बात क्यों हो रही है? बहुत से सवालात हैं, और क्योंकि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है, तो हमने सोचा कि ये सवालात उन्हीं के सामने रखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। सवालात करने से पहले मैं एक ज़ाती वजाहत करनी चाहता हूँ, और वो ये है कि आप ये ना समझिएगा कि जनाब मेरी कोई पिम्स के साथ ख़ास लड़ाई है। मेरी पिम्स के साथ कोई ख़ास लड़ाई नहीं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनका ज़्यादा बड़ा नाक़िद हूँ। ख़ास तौर पे उस हॉस्पिटल का जिस हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है जी कि यहाँ पे इमरान खान साहब को क्यों नहीं लेके गए और पिम्स क्यों लेके आए, उस पर भी मैं बात करूँगा बाद में प्रोग्राम के, जब कुछ इब्तदाई सवालात हो जाएंगे। और दूसरी ये कि कल 12 रबीउल अव्वल थी, कल मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी। मेरा ख्याल था कि कल का दिन गुजार लें। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपके बारे में भी थी, आपसे कुछ लोग बहुत से सवालात पूछ रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे थे। अब मेरे पास उन सवालात का जवाब मौजूद था, मैंने कहा एक दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, कल पूछ लूँगा आपसे। शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक सानहा है, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी 3 इंक्वायरियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरे पास 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन हैं, ठीक है। एक तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई वो है, अच्छा जी। दूसरी है जी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस, इसकी एक और नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया जी कि मोहम्मद बख्श संगी साहब जॉइंट सेक्रेटरी हॉस्पिटल्स और मिस्टर मोहम्मद इकबाल दुरानी जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, ये फैसिलिटेट करेंगे जो वज़ीर आज़म की कमेटी है, ठीक है। तो ये इसी एक कमेटी का हिस्सा हो गए। उसके बाद ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इन्होंने एक और कमेटी बना दी है। इसमें 1, 2, 3, 4 करके बहुत से लोग हैं। इसमें भी पिम्स का रिप्रेजेंटेशन इसमें भी है, और 24 घंटे में जी ये इंक्वायरी देंगे। एक और इंक्वायरी पिम्स के अंदर खुद बनाई गई है, और ये भी नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी साहब को चेयरमैन बनाया गया, और डॉक्टर अनीज़ा जलील डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं इसकी, और डॉक्टर अनीज़ा जलील ने खुद ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। कल भी ये कमेटी बनी थी, फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राना साहब, उन्होंने कमेटी खुद ही चेंज कर दी। तो ये एक मामले की इंक्वायरी एक कमेटी क्यों नहीं कर रही है? मेरे पास 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन क्यों हैं? हामिद भाई, वो पहले वाले के अलावा सबको आप जो है स्क्रैप कर दें। एक ही कमेटी है। ये कमेटी सुबह सुबह जो है जब ये वाक़या हुआ, पिम्स वाले, ईडी वाले, ये सब एक कमेटी है, वज़ीर आज़म ने जो बनाई है। सारी कमेटियाँ जो हैं वो कोई कमेटी नहीं है, सब लोग। अच्छा, वज़ीर आज़म की कमेटी कल बनी थी जी, कल बनी थी। ये जो पिम्स ने कमेटी बनाई है, इस पर डेट देख लें, 27 अगस्त। ये आज की बनी है, ये आज वाली है, कोई कमेटी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो इसका मतलब है कि अभी भी पिम्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। आज की डेट में निकला होगा, लेकिन एवरीबडी नोस कि जो वो कोई कल की डेट में एक डिफरेंट नोटिफिकेशन था, उसका चेयरमैन कोई और था। कोई कमेटी नहीं, रातों रात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये कमेटी चेंज कर दी। हामिद भाई, कोई कमेटी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, कोई कमेटी नहीं। एक कमेटी है जो शाहिद साहब जिसके इंचार्ज हैं, 4 लोग, शाहिद खान साहब उसके इंचार्ज हैं, एक्स सेक्रेटरी जो हैं,
और एक कमेटी जो वज़ीर आज़म ने बनाई है, सब लोग जो है वो कमेटी कल से काम कर रही है, कल रात से काम कर रही है, और सारे सबूत और शवाहिद, आई विटनेसेस, डिजिटाइज विटनेसेस, सब चीज़ें, तो देयर इज़ ओनली वन कमेटी, और उसकी TORs बड़े क्लियर हैं कि उसने क्या क्या फिक्स करना है और आगे की रिकमेंडेशन देनी है। 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे और बाकी हैं, कल शाम तक, रात तक जो है वो उनको अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, तो जो वो तो चले ठीक है कार्रवाई होगी, वो तो बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है पिम्स के मामलात के, बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, ED साहब की, जो 3 साल से हैं वहाँ पे। आप तो अभी आए हैं ना जी, 2 साल पहले जी, एक साल, मुझे 14 महीने हुआ है। 14 महीने, तो ED साहब तो वहाँ 3 साल से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये सवाल हर तरफ से उठ रहा है, और मुझे लगता है कि अब 24 घंटे मैं तो और इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब ये सारा कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और चूंकि एक 24 घंटे गुजर गए हैं, 48 घंटों में रिपोर्ट आनी है। इस कमेटी की रिपोर्ट जो होगी, जिसके ऊपर सबको ट्रस्ट है, वज़ीर आज़म ने इसको बनाई है सारी, मुझे लगता है कि जो उसके बाद हमने जो भी उसकी रिकमेंडेशन है उसके ऊपर मनोवन अमल करना है हर हाल में, अदरवाइज़ तो जो वो सारी एक्सरसाइज सब चीज़ें बेकार हैं। एंड मुझे ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस कमेटी की रिकमेंडेशन और उसकी जो है वो ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में। अगर उसमें जो है वो ED साहब को जो है वो के ऊपर सारी ओनस है, तो जो है वो ED अगर आया तो नहीं सर, आना होगा ना। अगर आया और वो तमाम ये चीज़ें जाहिर होती हैं, चीज़ें होती हैं XYZ, चले मैं अभी ED नहीं करता हूँ, जिसके ऊपर भी आई ना उसको जो है वो नहीं, ED को क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ED साहब बड़े पावरफुल आदमी हैं। नहीं हामिद भाई, इस देखें, ये इन बच्चों की जानों से ज़्यादा जो है ना वो कोई भी मोहतरम नहीं है। मैं अभी देखिए ना, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ ना बैठ के, तो कोई और तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, तो मैं रह गया हूँ जवाब सारे सबके सारे कामों के करतूतों के जवाब देने के लिए मैं रह गया हूँ। तो भाई अगर मेरे पास इसको सही करने के इख्तियारात नहीं होंगे तो मैं आपको जवाब, मैं नहीं आऊँगा फिर आपके पास यहाँ पे। मुझे कोई शौक नहीं है वजीर रहने का, लोग जानते हैं जो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या आपने हुकूमत में किसी को बताया है कि ED साहब जो हैं ये आपसे पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और आप इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? हामिद भाई, जो है वो हम अगर बहुत ज़्यादा इसको वो करेंगे ना, तो आप समझें कि सबको सब कुछ पता है सारा। अच्छा। जो लोगों, बल्कि वो मैंने क्या बताना, लोग मुझे जो है वो सब तो पता है, किसी की मालूमात में कोई, आप रेस्ट एश्योर के किसी की मालूमात में कोई कमी नहीं है। अच्छा, अब वो सवाल जो मैं पहले कल करना चाहता था, फिर मैंने कहा एक दिन रुक जाता हूं। क्या ये दुरुस्त है कि कल आपने वज़ीर आज़म साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उन्होंने आपका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया? या आप मतलब आप मालूमात की बिना पर कह रहे हैं, या जो है वो मालूमात मेरे पास इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ये भी पता है कि इस्तीफ़ा आपने हाथ से लिख के दिया है, पता नहीं क्यों हाथ से लिख के दिया है, हाथ से लिख के दिया ना आपने, और आपने टाइप करके नहीं दिया। और फिर शायद मैंने कहा वो एक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला है, एक कोर्ट का भी फैसला है कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए। मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतना सोच समझ के फैसला किया है, तो मैं भी ज़रा रुक गया जब मुझे पता चला कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी भी कीमत पे इस्तीफ़ा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा अगर कबूल ही नहीं हुआ तो मैं सवाल कैसे करूँगा, लेकिन आपने दिया तो है। तो आपको इतना ही मालूम है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए। तो जिसको जहाँ से आपने मालूमात हासिल की उनसे पूछे, मेरे पास का जवाब नहीं है, मैं किसी। अच्छा, तो फिर मुझे आप ये बताएं, अब ज़रा आ जाते हैं टेक्निकल मामलात पर, ठीक है जी, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए। एक रिपोर्ट है जी पिम्स की इस कल के मामले पे, तो कल वाक़या हुआ अफसोसनाक। एक रिपोर्ट है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, दोनों रिपोर्टें मेरे पास हैं जी, ठीक है जी। अब दोनों रिपोर्टों में कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। CD और पिम्स अस्पताल की रिपोर्टों में जो कंट्राडिक्शन है वो ये है कि आग लगने का वक्त, पिम्स की रिपोर्ट में आग सुबह तकरीबन 6:38 पे लगी। CDA की रिपोर्ट कहती है कि फायर ब्रिगेड को कॉल 6:54 पर मौसूल हुई। आग लगने और CDA को कॉल करने के वक्त में तकरीबन 16 मिनट का फ़र्क है। एमरजेंसी एग्ज़िट के बारे में पिम्स की रिपोर्ट कहती है जी कि तमाम एमरजेंसी एग्ज़िट खुले थे और फ़ाल थे। CDA की रिपोर्ट कहती है कि एमरजेंसी एग्ज़िट्स बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे या रुकावट का शिकार पाए गए।
सिक्योरिटी स्टाफ के किरदार के बारे में पिम्स की रिपोर्ट कहती है आग के फौरी बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया। सीडीए की रिपोर्ट कर दिया, कहती है कि सिक्योरिटी स्टाफ की जानब से फायर ब्रिगेड के इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट कि पिम्स का जो सिक्योरिटी स्टाफ था उसने फायर ब्रिगेड के इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। फायर सेफ्टी इंतजाम, पिम्स की रिपोर्ट कहती है दस्तयाब फायर सेफ्टी आलात समेत तमाम 35 फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए गए। सीडीए की रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी और इंसानी जानें बचाने के इंतजाम मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं थे। पिम्स की रिपोर्ट में और सीडीए की रिपोर्ट में इतना फ़र्क क्यों है? जी जी आमिद भाई, आपका मैंने ये पढ़ा भी है, आपने इसको ट्वीट भी किया है इस वाले को मार्क करके, और वो मैंने उसको पढ़ा भी है, और मैंने इससे जो है वो इनसे फिर जब आपकी इत्तफाक से आप ही की इसके ऊपर मैंने ईडी पिम्स से फिर जब मैं वहाँ भी गया था और जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि ये क्यों है, ये सीडी की रिपोर्ट में और इसमें फ़र्क है। मैं उनके मुताबिक अगेन 24 घंटों में ये सब चीज़ें जो है वो ये आपके सवाल जो है ना उसका हतमी जवाब तो आपको 24 घंटे के बाद मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीडीए भी है और वहाँ पे पिम्स भी है और वहाँ पर जो है वो सबूत व शवाहिद भी हैं, सारी चीज़ें। तो ये कमेटी 24 घंटे और में आज, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास प्रिलिमिनरी जो मालूमात हैं सारी, आई थिंक वहाँ पे उस जगह पे जिस कमरे में आग लगी है ना, मैं तो अभी फिज़िकली आने के बाद देखा उस जगह को और उसके पूरे फ्लोर को, तो उस फ्लोर पे तकरीबन 80 और पेशेंट थे, दीवार से दीवार लगी हुई बराबर, और ये एक छोटा कमरा है और उसके साथ एक सामने कमरा है जिसमें 4 बच्चे और 3 माएँ थीं। एक ट्विंस थे जिनके 3 माएँ, तो 3 माएँ 4 में बिल्कुल बराबर के कमरे, और एक इसी चूँकि गायनी वार्ड तो 70 माएँ जो है ना और बच्चे और ख़वातीन उस फ्लोर पे और हैं, और बिल्कुल दीवार से दीवार लगी हुई है। तो अगर इस कमरे के अलावा इनके मुताबिक जो आप खुद बता रहे हैं कि 6 जो इसमें लिखा हुआ भी कि 6:38 पे आग लगी है, अब ये कहते हैं कि जी 1 मिनट के बाद, 1.25 मिनट के बाद ये देखा जा रहा है कि पूरे कमरे में जो है आग लगी। अगेन 24 घंटे के बाद ये सारा कुछ वो हो जाएगा, जो लोग इसकी डीवीज देख रहे हैं और सीरीज देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, वो आ जाएगी सारी। तो ये कहते हैं कि हमने कोई 22 सिलेंडर, इनके पास स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए, ये कहते हैं 84 की बिल्डिंग चूंकि बनी हुई है, तो इस स्ट्रक्चर में जो है वो 84 की नहीं 83 की बिल्डिंग जापान ने इमदाद दी थी, उससे बनी थी। ओके, जायका तो 83 की बिल्डिंग बनी, तो उसमें स्प्रिंकलर्स जो है वो इंजीनियर्स कहते हैं कि नहीं लग सकते, तो इन्होंने फायर सिलेंडर्स रखे हुए, तो 36 में से इन्होंने जो है वो 24 इस्तेमाल किए हैं, और ये कहते हैं कि हमने इस कमरे के अंदर इस फायर को इसी कमरे में कंटेन किया है, रेस्ट ऑल अदरवाइज तो ये पूरे फ्लोर को जला डालती। तो 70 जो है वो पेशेंट इसी फ्लोर से वो हुए हैं, एग्जिट हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। तो इस कमरे के अलावा वो आग कहीं और नहीं गई अकॉर्डिंग टू देम। और ये मैंने उसको जाके वहां पे देखा, बट अगेन मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे के बाद इस वाली बात का जो हतमी जवाब है, हाँ हामिद भाई, मैं भी इस वाली बात को जानने में बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हूं कि इन दोनों रिपोर्टों में असल बात जो है वो क्या है, तो कमेटी जो है वो इसको करेगी। अब आप जब हेल्थ मिनिस्टर बने थे तो शायद आपको याद हो कि आपने क्या फरमाया था, जरा सुनाइए जी। मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा था? पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट या दुनिया के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जदीद ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात मैसर हो सकती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिम्स हॉस्पिटल के ये 7 ऑपरेशन थिएटर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। स्टेट ऑफ द बगैर 1 रुपए खर्च किए लोगों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके अंडर में हॉस्पिटल्स नहीं आते, सिर्फ इस्लामाबाद के चंद हॉस्पिटल्स हैं। ये हमारा फेस होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। 2 हॉस्पिटल हैं जी बड़े इस्लामाबाद के जो फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर हैं, और जो पिम्स की जो वेबसाइट है उसमें देख लें, आप कहते हैं जी फ्री बेसिक मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, और इसमें और भी बहुत कुछ कहा गया। लेकिन मैं मुस्तफा कमाल साहब आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ पिम्स के बारे में, ज़रा आपको बताना ज़रूरी है, दिखाइए जी। पिम्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड, जहाँ नौमौलूद बच्चों की सांसों की डोर ऑक्सीजन से बंधी होती है, इंतजामिया की गफलत की नजर होकर 14 जानें निगल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड 6 मिनट पर पहुंचने का दावा तो है, लेकिन इमरजेंसी इखराज के रास्तों पर ताले पड़े थे। खिड़कियां और जंगले तोड़कर जब तक बच्चे निकाले गए, नन्हे फूल
झुलसकर दम तोड़ चुके थे। पिम्स की रैपिड रिस्पांस फोर्स सिर्फ कागजों तक महदूद रही। कोई भी नहीं था, डॉक्टर वॉक्टर तो कोई भी नहीं था वहाँ पर ना, तो जल्दी जल्दी बस सबों ने वो किया कि आग लगी। ये दिलखराश मनाजिर वार्ड के अंदर के हैं, जहाँ हर चीज जलकर खाक हो गई। फायर सेफ्टी का कोई बंदोबस्त ना था। एक तरफ होज रील तो मिली, लेकिन पानी दस्तयाब ना था। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इस्लामाबाद के अस्पतालों को बारहा फायर सेफ्टी फिटनेस के इकदामात उठाने के लिए खत लिखा। 2024 में पिम्स को हिदायत की गई कि फायर सेफ्टी के साथ अमले की तरबियत और बाकायदगी से ड्रिल्स भी कराई जाएं, लेकिन ये हिदायत हवा में उड़ा दी गईं। हमें बहुत मायूसी हुई है कि ना तो स्टाफ का स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर्स के स्टेटमेंट से मिल रहा था और ना ही डॉक्टर्स का स्टेटमेंट ईडी साहब के स्टेटमेंट से मिल रहा था। रवां साल बजट में पिम्स की तज़ीन व आराइश के लिए मुख्तस 23 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, कोई बताने वाला नहीं। करप्शन की शुरुआत होती है 5 रुपए की इस पर्ची से, जबकि हर मरीज से 10 रुपए वसूल किए जाते हैं। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक रोजाना 40 से 50 हजार मरीज यहाँ आते हैं। अस्पताल सरकारी है, लेकिन इलाज मुफ्त नहीं। बहुत यहाँ पे हमें जलील किया जाता है और यहाँ पे मतलब हमारी माएँ बहनों को रेफर पर्चियाँ बनवा के 1000-2000 रुपया ले के वो यहाँ पे भेजा जाता है कार्ड बनवाने के लिए। बाद स्टोरों के साथ इनके कॉन्टेक्ट बने हुए हैं दवाई के, यहाँ से लिख के देते हैं और नाम बताते हैं उस स्टोर से जाके लें। हॉस्पिटल का जो है वो तो खर्चा अलग है, वो तो है, लेकिन माऊ से भी लेते हैं, कोई 5000, कोई 7000, 8000। अल्ट्रासाउंड की फीस वो 1200 रुपये मांग रही थी। मैंने कहा क्यों यार, ये तो सरकारी अस्पताल है। शहरी कहते हैं कि इस सानहे पर तहकीकात के नाम पर रवायती कमेटियां बनाना काफी नहीं, बल्कि मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब तमाम बाअसर अफराद को कानून के कटहरे तक लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। तो ये थी जी एक रिपोर्ट जिसमें हमने बताया कि सरकारी अस्पताल है, कहा जाता है 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा आपका, लेकिन यहाँ पे हज़ारों रुपए खर्च होते हैं लोगों के। मुस्तफा कमाल साहब, बात सिर्फ अब ये इस एक आतिशज़दगी के वाक़े तक महदूद नहीं है। पिम्स करप्शन का गढ़ है। मेरे पास इतना इस वक्त मटीरियल है कि मेरे पास वक्त नहीं होगा। क्या आपको पता है कि पिम्स करप्शन का गढ़ है? वहाँ पे जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स का हामिद भाई तो मुझे शायद नहीं पता हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास है इस वक्त। होंगे, बिल्कुल होंगे, अदालतों के फैसले हैं उनके खिलाफ, बिल्कुल होंगे। लेकिन जो है वो पिम्स में जो है वो करप्शन हो रही होगी, मुझे इसके ऊपर वो नहीं है सरप्राइज कि इसमें फिफ्डम बनी हुई है लोगों की, डिपार्टमेंट्स की, लोगों की, और और हर आदमी जो है वो पिम्स ऐसा लगता है पूरे पाकिस्तान के सारे रिसोर्सफुल लोग जो है वो इधर ही आ गए हैं यहाँ पे। आप किसी को से बात करें तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितनी जो है वो ये आप इसलिए शायद कह रहे हैं कि वार्ड बॉयज़ की अलग यूनियन है, नर्सों की अलग यूनियन है, डॉक्टर्स की अलग यूनियन है, और ईडी के पीछे भी एक बहुत बड़ी यूनियन। मैं आपको कह रहा हूं कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप अभी आप मुझसे पूछे ना कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है। मेरा सबसे बड़ा मसला है कि मैं अगर किसी बुरे को हटाऊं तो मैं अच्छा लाऊं कहां से। हाँ। अभी जो है वो 2 बुरों में आपको जो है वो डिसीजन करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। आपको सही ये नहीं इस तरह। देखिए मुझसे अगर मुझे आप पूछें, मैंने 4-5 महीनों में जो भी मालूमात हासिल की, अब मुझे इतना टाइम हो गया है, हमें सरकार को इस हॉस्पिटल चलाने के बिजनेस से बाहर आ जाना चाहिए। ये हमारा नहीं कर सकते, इनको ठीक नहीं कर सकते। ये ये चलती रहेगी। तो आप चाहते हैं कि हम ये पिम्स भी इस्लामाबाद के बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा बन जाए, जिस तरह के वहां पे लूटमार होती है? हामिद भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस देनी है सारे पाकिस्तानियों को, ठीक है, और इनको जो है वो आप इनके साथ आप जो है वो थर्ड पार्टी इवेल्युएशन के साथ आप जो है वो 50 भाई मैंने 2441 बेड्स का इजाफा किया है। आपको पता है 2441 बेड्स का इस इस्लामाबाद में मैंने इन 14 महीनों में इजाफा किया। मैंने 18 हॉस्पिटल्स का इजाफा किया। आप कहेंगे कहां बनाए हॉस्पिटल? 4 सालों से वजीर आजम सेहत कार्ड जो है वो रिडंडेंट हुआ था। मैंने आने के बाद उसके डस्ट को साफ करके उसकी समरी बनाकर पैसे लेकर पीएम साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे इसकी अप्रूवल दी और मैंने यहाँ पे 18 नए हॉस्पिटल। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी आगे एक सब कमेटी है नेशनल हेल्थ केयर। इसने वज़ीर आज़म को कुछ सिफारिशात की हैं। ये 2 जून 2025 की सिफारिशात हैं। इस्लामाबाद में किसी भी निजी हॉस्पिटल के पास लाइसेंस मौजूद नहीं,
IHRA का रजिस्ट्रेशन बोर्ड फ़ाल नहीं है, लाइसेंसिंग का अमल गैर फ़ाल है, छोटे क्लिनिक्स और मैटरनिटी होम्स मुनासिब रेगुलेटरी निगरानी के बगैर काम करती हैं, सेहत की देखभाल के अखराजात के तयन और इनकी निगरानी के लिए कोई मौसर निज़ाम नहीं। इस्लामाबाद में 16 बुनियादी मराकज़ सेहत, 3 देहाई मराकज़ सेहत और चंद कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं, ताहम सिर्फ 4 बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स तैनात हैं। ये है पाकिस्तान का कैपिटल और आप हैं पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर। अब ये आप कहेंगे हर बात का इसके पास जो है ना वो अब ये आपने एक नई स्टोरी नया पिंडोरा बॉक्स खोला। छोड़ दो पिम्स को, छोड़ दो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये हाल है, बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं। सुन तो ले, बिल्कुल कर 2500 इंस्टॉलेशन हैं इस्लामाबाद में। इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी को आप IHRA कहते हैं, इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटिंग अथॉरिटी। हामिद भाई, उसका एक बोर्ड है, उस बोर्ड के एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बोर्ड मेंबरान होते हैं। कानून में, एक्ट में ये लिखा हुआ है उस बोर्ड की परमिशन के बगैर आप CEO नहीं। अब मैं आया, जब मैंने इनहेरिट किया तो मुझे एक CEO मिला, इसका CEO, राइट। उसकी कोई लाखों रुपए तनख्वाह थी। वो CEO जो है वो जिसे कहते हैं ना कि सुन आप जैसे कि उसे वो उसको कोई दुनिया का पता नहीं है। 1 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, स्टैंडिंग कमेटी में जाकर जो है वो मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं, उसको मुझे बताना पड़ता था कि आज ये मसला है। मैंने उसको सैक किया 3-4 महीनों के बाद ना उसको, मैंने कहा भाई चले, वो बड़ी सिफारिश हुई। खैर मेरी बात माशा, मैं सैक कर नहीं सकता, अपनी पावर थे मेरे पास नहीं पावर। मुझे उस वो जो कमीशन है, उस कमीशन को कहना पड़ता है कि भाई इसको नहीं। उन्होंने अपने, मैं एक बंदा है उसका नाम लेके कहता हूँ, डॉक्टर जहीम नाम है उसका, मुझे पता चला इसमें कोविड के ज़माने में इस्लामाबाद में वो DHO था, बड़ा अच्छा काम किया, गिलगित बल्तिस्तान में काम कर। PM से बात करके अप्रूवल करके मैं वहाँ से उसको लेकर आया, उसको लगाया। 4 महीनों में उसने इस IHRA को ज़मीन से आसमान पे पहुँचाया। रोज़ की प्रोग्रेस हमारे सामने। अभी आज अब से जो है वो 15 दिन पहले उसको इस कमीशन ने हटा दिया कि नहीं, ये एक्ट में सरकारी अफसर जो है वो अच्छा ठीक है, आप नहीं लगा सकते। अब मैं आपसे अब हम फिर उस वज़ीर आज़म इस पे बहुत ज़्यादा बरहम हैं, नाराज़ हैं, और उन्होंने जो है वो अता तारड़ साहब की एक जो है वो अब ये आज़म तारड़ साहब की एक ड्यूटी लगाई है मेरे सामने, और मुझे कहा है कि उनके साथ बैठें। और ये जो आप ये बात कह रहे हैं ना, जो आपने जो इशू, ये जो रिजॉल्व होने जा रहा है अगले 1 हफ्ते के अंदर। कौन से वाला? ये IHRA वाला होने जा रहा है। अच्छा, एक अब मेरे पास टाइम कम है। मुस्तफा कमाल साहब ने 28 जनवरी 2026 को हमारे शो कैपिटल टॉक में सानिया गुल प्लाजा के बारे में कुछ कहा था, ज़रा सुनाइए। सानिया गुल प्लाजा की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको MQM ने मुस्तरद कर दिया है और आप मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमें लगता है कि आखिरी हादसा नहीं है, और जुडिशल इंक्वायरी की बात इसलिए की गई कि अगले हादसे से बचा जा सके। उसकी जो फाइंडिंग आए उसको पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, गैप्स हैं, ताकि हुकूमत को ये आ जाए सामने भाई हम इस नहज पर क्यों पहुंचे। एक दिन में नहीं पहुंचे, 18 सालों में पहुंचे। सानिया गुल प्लाजा पे आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे, सानिया पिम्स पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? हामिद भाई, एक तो सिंध की पोजीशन में और इस्लामाबाद की पोजीशन में मुझे लगता है फ़र्क है, और जुडिशल कमीशन हमेशा बन सकता है 24 घंटे में। अगर इस वाली बात में लगेगा कि देखने से पता चल जाएगी बात कि भाई देख कुछ और रहा है और या इसमें लिखा हुआ कुछ और है, तो वजीर बिल्कुल ये इख्तियार है ना जुडिशल कमीशन बनाने का, बन जाना चाहिए उसके बाद। तो इफ़ दिस रिपोर्ट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री और लगे कि ये तमाम चीज़ों का तयन नहीं कर रही है, तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे लगता यह है कि मुस्तफा कमाल साहब ने आज जो हमें यकीन दहानियाँ करवाई हैं, 2-3 दिन या कम से कम 4-5 दिन तक उनका इंतज़ार कर लेते हैं। अमल दरामद ना हुआ तो फिर बुलाएंगे, आप आएंगे ना? हाँ, हमेशा आएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मैं आऊँगा। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया सोमरो साहिबा, जो कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की वो रुकन भी हैं, और इसके अलावा उसकी एक सब कमेटी है उसकी भी वो रुकन हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, वकील हैं लेकिन इस्लामाबाद के साबिक एडवोकेट जनरल हैं, और इस मामले पे उनकी काफ़ी मालूमात हैं, इसलिए हमने उनको आज तकलीफ़ दी है। डॉक्टर शाजिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने पिम्स का दौरा किया जी,
और वहाँ पर आपने जो जाए हादसा है उसको भी देखा, आपने डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ बात की, मुतासरीन के साथ बात की, आपने क्या नतीजा निकाला, क्या हुआ वहाँ पे? बहुत शुक्रिया मीर साहब कि आपने इस सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। जब हम वहाँ गए तो वो दिल खराश मंज़र मैं समझती हूँ कि मैं कभी भूल नहीं सकती जो हालात मैंने वहाँ देखे हैं। और जब हमने वहाँ पे ईडी साहब से, वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर से, स्टाफ से बात की तो उनके बयानात में बहुत तज़ाद था। उनके हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन आ रहा था और जिसको सुन के हमारे अंदर और थोड़ी सी शक और शुबात पैदा हो रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो चीज़ें जब हमने आइडेंटिफाई करना शुरू की तो हमें पता चला कि वहाँ पे फायर फाइटिंग की कोई अरेंजमेंट नहीं थे। जो इमरजेंसी एग्ज़िट डोर है वहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था कि वहाँ से अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कोई चीज़ होती है तो वहाँ से कैसे बच्चों को या पेशेंट्स को निकाला जाएगा। और यहाँ तक कि जो मॉक एक्सरसाइजेज़ होती हैं इमरजेंसी की वो तक वहाँ पे नहीं हुई हैं। और फरवरी में अकॉर्डिंग टू ईडी पिम्स के वहाँ हमने फरवरी में ये मॉक एक्सरसाइजेस करवाई हैं, लेकिन जब हमारी बात डॉक्टर से और स्टाफ से हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसे एक्सरसाइज नहीं की है। फिर सवाल आ जाता है कि जी जब 6 जुलाई को नर्सिंग हॉस्टल में एक शॉर्ट सर्किट का इंसिडेंट होता है तब भी आपको सीडीए ने ये पूरा रिपोर्ट दे दी थी कि यहाँ पे कोई ऐसी सिस्टम नहीं है फायर से बचने के लिए, तो आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया। और पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पिछले 3 सालों में 22 अरब रुपए पिम्स हॉस्पिटल को सिर्फ मिल चुके हैं। तो हमें आज वो बिल्डिंग देख के जो 1989 में बनी हुई है उस बिल्डिंग को देख के कहीं से नहीं लगा कि 22 अरब रुपए इस पिम्स हॉस्पिटल को मिले। वो जो बिल्डिंग है आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बनाई हुई, वो जायका की बनी हुई है, वो जापान के पैसों से बनी हुई, जायका की बनी हुई है। और अभी भी न्यू बिल्डिंग बिल्कुल उसी के साथ ही एडजेसेंट है और उसको वो भी जायका ने ही बना के दी है। उसके अंदर एक और यूनिट है वो WHO ने बनाया हुआ है, वो भी ऑपरेशनल नहीं है, वो भी जायका का ही एक नया बिल्डिंग है जिसको उन्होंने MCHC बना दिया है। वो न्यू बिल्डिंग है, उसमें गायनी वार्ड है, लेबर रूम है, ऑपरेशन थिएटर है और NICU बना हुआ है, पूरी एक फंक्शनल नर्सरी है। तो जब आपके पास पूरा एक यूनिट बना हुआ था तो उन बच्चों को आपने कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए उस पुराने यूनिट में क्यों रखा था? अच्छा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ जाके हमें पता चला है कि कल से हम सुन रहे हैं कि 14 से 15 बच्चे थे जो जले हैं, लेकिन वहाँ जाके हमें ये पता चला है कि वो 14-15 बच्चे नहीं थे, वो 40 से 50 से भी ऊपर बच्चे थे उस नर्सरी में जिनके लिए कोई बात नहीं हो रही है। और जब हमने, क्योंकि जब आप काउंट करते हैं ना मुतासरीन मदर्स और फादर्स जो चीखो पुकार कर रहे हैं तो वो 14-15 नहीं है, नहीं वो बहुत ज्यादा है। नहीं, मतलब उस नर्सरी में जो आग लगी है उसमें सिर्फ 15 बच्चे जले नहीं हैं। 15 बच्चे तो उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताए हैं। तो उसमें हमें जो वहाँ पे हमने लोगों से बात की, वहाँ पे पेशेंट से, अटेंडेंट से बात की, तो पता चला कि उस नर्सरी में 40 से 50 बच्चे उस टाइम पे मौजूद थे। ये सारी बातें जो आप हमें बता रही हैं ये आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगी? जी बिल्कुल, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी में क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर महेश मलानी साहब, उन्होंने स्टैंड लिया और हमारे साथ हमारे जो मेंबर्स हैं IPP के मेंबर्स थे, JUI के, MQM के और PMLN के मेंबर्स थे स्टैंडिंग कमेटी के, वो हमारे साथ उस इंक्वायरी के लिए साथ गए हैं और हमने विजिट किया है। ठीक है। और ये सोचने की बात है कि विदाउट एनी DNA आपने बच्चे कैसे हैंडओवर किए जो टोटली बर्न बच्चे थे, आपने कैसे आइडेंटिफाई किए, कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क था, कि ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो हमने अभी। आपने ये सारी बातें आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब से पूछी है? जी बिल्कुल पूछी हैं। वहाँ पे आप ये सोचें कि जो टीम हमारे सामने बैठी हुई थी, जो डॉक्टर थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी, उनकी स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट, ED साहब की स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट, और वहाँ पे जो सब नर्सरी में स्टाफ, गार्ड
और क्योंकि फीमेल गार्ड होती है फीमेल वार्ड में, तो वो फीमेल गार्ड, स्टाफ और डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो थे, उन सब की स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है कि या तो वो उस वक्त वहां पे उस जाए वकुआ पे नहीं थे जी, या फिर वो स्टेटमेंट इनको रटाई गई है कि आपने यही स्टेटमेंट आपकी पहले वाली ऑब्जर्वेशन ज़्यादा दुरुस्त है कि उनमें से कोई भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा जदून साहब ये बताएं, क्योंकि आप एडवोकेट जनरल हैं, और ये मैं पहले नाजरीन को बता दूं कि जो आपसे मैं सवाल पूछूंगा आप उसका जो जवाब देंगे, कोई ये ना समझे कि बड़ी बायस्ड ओपिनियन है। ये दुरुस्त है ना कि आप नवाज शरीफ साहब के वकील रहे हैं? जी, मैं PMLN के काफ़ी लीडरों का वकील रहा। आप मरियम नवाज के वकील रहे हैं? और भी बता दें किस किस के वकील रहे हैं? नहीं, जिस वक्त जो भी पार्टी और आप एडवोकेट जनरल भी जब बने इस्लामाबाद के, तो कौन था वजीर आजम? शहबाज शरीफ। ठीक है, अब आपने, मुझे उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ मेरे सवाल मेरिट पे आपको पता है, मैं क्या ये दुरुस्त है कि जब आप एडवोकेट जनरल थे और उससे पहले भी आपके इल्म में ऐसे कई केसेस हैं जिनसे कि ये साबित होता है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करप्शन का गढ़ है, यहाँ पे जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं? ये बिल्कुल करेक्ट बात है। बाज़ औक़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी है, और जो मेडिकल लीगल ऑफिसर होता है उसको बुला के उन्होंने कहा जी कि आपने ये सर्टिफिकेट किस तरह इशू किया। और रिसेंटली एक जो डॉक्टर है उसने एक जाली सर्टिफिकेट बना के एक वाइस चांसलर पे पर्चा कराया है कि जी ये मुझे इसने मारा है। देखिए, इसके अंदर इतनी करप्शन है, इसके अंदर जितने भी बंदे हैं, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट देखें, कोई डिपार्टमेंट देखें, एम्प्लॉइज़ के अंदर झगड़े हैं। 103 केस आपने जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का वैसे सरसरी जिक्र किया, थोड़ी तफसील में जाए ना। अब उसमें यह कि देखिए, रेडियोलॉजी की जो हेड है उनका एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिछले 4, 5, 6 साल से, 2018 से। वो कहते हैं जी ये सिफारिश से भर्ती की गई है। अब हम नहीं कह रहे कि वो, लेकिन कोर्ट ने डिटर्मिन करना है कि उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई है, कौन उसको लाया है, किसके इन्फ्लुएंस से लाई। ये एक नहीं है, इसकी मतलब 50, 60, 100 मिसालें ऐसी हैं कि पिम्स के जो हालात हैं, वो मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखें, पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटर आपने बना दिया, अब रेगुलेटर की ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन कराएगा? देखिए, आप कहते हैं ये वजीर साहब रिजाइन कर दें, हम भी कहते हैं, लेकिन वजीर साहब का काम तो AC ठीक करना नहीं है ना। वजीर साहब का काम है कि पॉलिसी दे, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है उनकी चीज़ों को देखें कि वो कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद रेगुलेशन एक्ट 2018 के अंदर इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है। अब आज दिन तक मैं मीडिया में हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जी, हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और हेल्थ केयर रेगुलेटरी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द हेल्थ रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत बनी हुई है और मौजूद है। उसका काम क्या है? इस्लामाबाद के अंदर इतनी पावरफुल वहाँ पे अथॉरिटी है, उसके अंदर टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने देखता है उस पावरफुल अथॉरिटी का पावरफुल सरबराह कौन है? वो सरबराह जो है वो, अब मैं अगर इधर बता दूंगा तो जिससे लगाया है, जिसकी सिफारिश से लगाया है, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उन्हीं का लगाया हुआ तो नहीं है, उन्हीं की सिफारिश से तो नहीं लगा जिनके केस आप कोर्ट में डिफेंड करते हैं। बात देखें, गवर्नमेंट ऑफ द डे ही लगाती है, लेकिन उसका काम है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ द डे ने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ऑफ द डे की एक पावरफुल शख्सियत ने लगाया, और ये उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं, लेकिन देखें, आपको पता है ना रिश्तेदार हैं, लाइजान है उनका बहुत ज्यादा। अब लाइजान है, क्लोज जानने वाले, रिश्तेदारी का नहीं मुझे पता, लेकिन ये पता है कि क्लोज जानने वाले। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप चलने दें। रेगुलेटरी अथॉरिटी का बेसिकली क्या फंक्शन है? हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी है इस्लामाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंस के अंदर होता है, हेल्थ कमीशन होता है, हेल्थ रेगुलेटरी कमीशन होता है। अब पंजाब के अंदर थोड़ा सा उन्होंने भी एक्टिव किया, बाकी सूबे के अंदर तो एक्टिव ही नहीं है। अब कहते हैं सूबे बना लो, सूबे के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट बनी हुई है वहाँ पे ना चीफ मिनिस्टर को पता होता है, ना हेल्थ मिनिस्टर को पता है। अब पाकिस्तान के अंदर जितनी हॉस्पिटल है ना उनकी, लेकिन ये तो एक जो अस्पतालों में आग लगने का मामला है ना, उनका काम है, ये तो एक मुल्कगीर मामला है ना, पहली दफा तो लगी नहीं है। ये जनाब 26 अगस्त 2026 को ये पिम्स में वाकया हुआ है। 8 जून 2024 को ये साहिवाल के एक टीचिंग हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी, 11 बच्चे इसी तरह वहाँ पे जाँ भाग हो गए। 27 मई 2023 लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी में इसी तरह एक नौमौलूद बच्चा जो है वो जाँ भाग हुआ। 23 मई 2021 को सरदार बेगम मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में ऐसा ही वाकया हुआ, 15 बच्चे जो हैं वो मुतासर हुए। 9 जनवरी 2020 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में बच्चों के ICU में आग लगने से 2 नौमौलूद बच्चे जो हैं वो जाँ भाग हुए। 13 जुलाई 2013 फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल के शोबा इत्फाल में आग लग गई। 7 जून 2012 सर्विसेज अस्पताल लाहौर में बच्चों की नर्सरी में आग लगने से 4 बच्चे इसी तरह जाँ भाग हुए। ज़्यादातर वाक़यात वैसे पंजाब के हैं, तो ये एक मुल्कगीर मसला है। यहाँ पे हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। डॉक्टर
शाजिया साहिबा, ये आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी आगे से एक सब कमेटी भी है, सब कमेटी ऑन नेशनल हेल्थ केयर। आपने पिछले साल कुछ प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशंस भेजी थी, आपको याद है सारी? जी। उसमें आपने कहा था कि इस्लामाबाद में किसी भी निजी हॉस्पिटल के पास लाइसेंस मौजूद नहीं, IHRA का रजिस्ट्रेशन बोर्ड फ़ाल नहीं, लाइसेंसिंग का अमल गैर फ़ाल है, और भी आपने बहुत सी इसमें सिफारिशात की हैं। तो कोई इसका रिस्पॉन्स आया था? इतनी बड़ी आपने जब उनको खबर दी हुकूमत पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास लाइसेंस नहीं है, कोई रिस्पॉन्स आया? देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया, जब हमने उनसे लिस्ट ली तो मोर देन 2000 हॉस्पिटल्स सिर्फ इस 28 किलोमीटर के रेडियस में बने हुए हैं इस्लामाबाद में, और जिसमें हमारे पिम्स एंड पॉलीक्लिनिक के अलावा 2000 हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और मोर देन 200 लेबॉरेटरीज़ बनी हुई हैं, प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ बनी हुई हैं। ये इशू तब आया जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ट्रीट सही नहीं किया गया, उसको ना तो एडमिशन उसका किया, ना ER में उसको ट्रीट किया गया। जब उसको पिम्स भेजा गया कि आप पिम्स जाकर वहाँ पे दिखाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, तो वो पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसकी डेथ हो गई। तो वो इशू हमारे एक मेंबर ने रेज किया था। अब आपने उस प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा मशहूर अस्पताल है। जी जी बिल्कुल, बहुत क्या लोग कहते हैं वहाँ बहुत शिफा मिलती है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, लेकिन नहीं, जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, ये दूसरा हॉस्पिटल है। तो वहाँ से मैंने तो कोई नहीं, किसी का नाम ही नहीं लिया। जी, जो आप कह रहे हैं शिफा तो हर हॉस्पिटल में मिलती है, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल का नाम फिर भी नहीं लूँगी, क्योंकि देखें हर किसी की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्राइवेसी हमने रखनी होती है। तो हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, और उस मेंबर के कहने पे चेयरमैन डॉक्टर महेश मलानी ने सब कमेटी बना दी। जब हमने सब कमेटी बना दी तो उसमें फिर हमें ये इंकशाफात होना शुरू हुए कि जितने 2000 हॉस्पिटल्स हैं या जो 200 लेबॉरेटरीज़ हैं, किसी के पास भी कोई लाइसेंस नहीं है। इवन कि हमारे बहुत बड़े हॉस्पिटल या छोटे PG क्लिनिक्स भी जो बने हुए हैं, किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है, और उनको लीज जो दी गई हैं वो ये समझ लें कि चने के बदले दी गई हैं। कोई उनकी, यानी आप समझ लें कि 50 रुपए पे पूरी बिल्डिंग लूट मार हो रही है इस्लामाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी भी दो मुस्कुरा रहे हैं, एडवोकेट जनरल साहब मुस्कुरा रहे हैं। मशहूर हॉस्पिटल्स को ऑफर किया गया है। पूरे पाकिस्तान में ये काम हो रहा है अभी। नहीं, अभी जदून साहब ने कहा ना कि जब हमारी, ये मैं इसीलिए इस बात को कनेक्ट कर रही हूँ कि IHRA की जब मीटिंग हो रही थी तब हमने सारे हेल्थ कमीशंस को इनवाइट किया था, और सब ने ये माना था कि सिंध के हेल्थ केयर कमीशन ने सबसे ज्यादा चले ये अब आप अपनी पार्टी का जो है ना मौक़िफ़ बयान कर रही हैं। मीर साहब, ये हमारा जो इंडिपेंडेंट रहा है वो पंजाब में हेल्थ केयर कमीशन से काम। ऑनेस्टली नहीं, मैं आपको बिल्कुल, हमारे मिनट्स में है। आप अगर हमारी अच्छा बात सुने, मुझे आप ये बताएं कि ये जो पिम्स का जो हादसा है, इसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन नहीं बनना चाहिए? सर, जुडिशियल कमीशन के बगैर इंक्वायरी नामुमकिन है। देखें ना, आप कल से मीडिया पे अब हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके अंदर लॉ इन्वॉल्व है। अब इंचार्ज कौन है हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी क्या ड्यूटी थी, और हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको कब चेक किया है, किस तरह चेक किया है। अब पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड है, डॉक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड है, विजिटर सेफ्टी, और ये जो हादसात हैं नौमौलूद बच्चों के साथ जो कुछ भी होता रहा है, ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हुआ है। सर, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है ना, उसके पास इतनी वास्ट पावर है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल चेक कर सकती है। इसमें देखिए, लेकिन तो पावर्स किधर हैं? यहाँ इस्लामाबाद में हजारों प्राइवेट हॉस्पिटल बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं, लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। रेगुलेटरी अथॉरिटी फंक्शन ही नहीं कर रही। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को पिछले हफ्ते उन्होंने बैठने दिया दफ्तर में। डॉक्टर ज़हीम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, उनको बैठने नहीं दिया, उनका फटा आ गया बोर्ड के साथ। चेयरमैन ने कहा आप नहीं, यहाँ पे नहीं बैठ सकते। वो अभी उसको DG हेल्थ लगा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर काम करे, जो आपने मैंडेट दिया वो किसी रेगुलेटर, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पिम्स को भी ठीक कर सकती है भाई। उसका काम ही है। हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन लिखी हुई है इक्विपमेंट के अंदर। आप जितने इक्विपमेंट देखें उसके अंदर एयर कंडीशन है, उसके अंदर। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का सरबराह ज्यादा पावरफुल होता है या पिम्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा पावरफुल होता है? सर, पिम्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के अंदर डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो सरबराह है वो तो पूरे इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ा। हो सकता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन हो कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का सरबराह है
उसने कई दफ़ा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को कहा कि आप ये ठीक करें, ये ठीक करें, ये ठीक करें। उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसको या तो सस्पेंड कराएं, उसको है फॉरन यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, सस्पेंड कराएं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को। सर और देखना जुदून साहब, ख्याल करना कहीं बाहर निकले केस ना हो जाए आप पे। अच्छा, इतना पावरफुल है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी वो किसी खास बंदे का बंदा होगा। उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दे दी है कि कोई भी मुझे रेजिग्नेशन नहीं करवा सकता है मेरी पोस्ट से। चले, अभी मुस्तफा कमाल साहब से थोड़ी देर पहले, मैंने उनको ज़्यादा एम्बैरस नहीं किया, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी ऐसे करके प्राइम मिनिस्टर साहब को वैसे बता दिया है कि जब उन्होंने बतौर हेल्थ मिनिस्टर चार्ज लिया तो उनको किसने कहा था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ मैली आंख से देखना भी नहीं। अब मेरे लिए भी मसला पैदा हो सकता है, इसलिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, मेरे लिए दुआ भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।